हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके बारे में हम लास्ट टाइम जो स्ट्रेटजी रहती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि अभी CHSL के एग्ज़ाम्स हैं 5 से 7 दिन में, और उसके बाद में नेक्स्ट मंथ से आपके CGL के एग्ज़ाम हैं। तो जो लास्ट टाइम में हमें क्या क्या चीज़ों को स्किप करना है और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और कुछ थोड़ी सी आपको चीज़ें बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेज रह सकते हैं। तो इसमें मैं आपने मेरे से कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में पूछा था, वो मैं कंप्लीट वीडियो आपको डिटेल्ड में दूंगा। पर उससे पहले जो अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपको लास्ट टाइम में जो लास्ट डेज रह जाते हैं 5-10, उनमें क्या चीज़ें स्किप करनी है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। जैसे हमें कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है। उससे क्या होता है कि जैसे ही हम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो एक बार में हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि अब अगर हम 5-7 दिन में कोई नई चीज पढ़ेंगे तो उससे क्या आपको नुकसान नहीं होने वाला। आपका क्या, जो पीछे वाला भी कवर करना रह जाएगा, और आप जो नई चीज पढ़ रहे हैं वो भी आपको एक बार में तो याद होने वाली है ही नहीं, क्योंकि हम इतने कंप्यूटर माइंड तो है नहीं जो एक बार में चीज देखी और हमें याद हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम टॉपिक टू टॉपिक, जैसे सब्जेक्ट वाइज बात करते चलेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें क्या चीज़ें स्किप करनी है और इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले आपको जो आपका मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जो आप 1-2 बार पहले रिवाइज कर चुके हैं, उसको मतलब सेटल कर लीजिए कि हमें हमारे पास ये इतना स्टडी मटेरियल है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको GS की बात करता हूँ, जिसमें हमारे पास करंट का एक पोर्शन रह जाता है और एक पोर्शन हमारा अदर रह जाता है। और अगर करंट की बात करें तो जो मैं तो सबसे बेस्ट मानता हूं कि मैं वीडियो वगैरह से बेस्ट मैं क्रोनोलॉजी को मानता हूं, जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है उससे बाहर मेरे को नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन निकल जाता है। बाकी 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप क्या दोस्तों कीजिए, जो क्रोनोलॉजी आप उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि 3-4 दिन में आपकी 2-3 क्रोनोलॉजी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। तो आप क्रोनोलॉजी में भी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे आपके पीछे जैसे जो मतलब कि खेल के जो होते हैं, जैसे गेम्स वगैरह के, या जो नियुक्तियों के पार्ट होते हैं, या कुछ क्वेश्चंस भी दिए होते हैं उसमें, वो आपके लिए बेस्ट है, उसमें से क्वेश्चन निकल कर आ जाते हैं। तो 3-4 महीनों, पिछले 3-4 मंथ की जो क्रोनोलॉजी है, आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए। करंट का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे जो GS का बाकी पोर्शन रह जाता है, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बारे में। तो दोस्तों, उसके लिए आप क्या कीजिए, जो ल्यूसेंट बुक है, आपने ल्यूसेंट तो हर कोई पढ़ता है जो तैयारी कर रहा है, उसके जो डिब्बे बने हुए हैं, जो लास्ट में डिब्बे बने हुए हैं या बीच बीच में हर टॉपिक बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिब्बे बने हुए हैं, उनको आप रिवाइज करना मत भूलिए। आपके पास अभी जितना टाइम बचा है आप उनको ही रिवाइज कीजिए बार बार। उससे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको 2-5 क्वेश्चन तो आराम से मिल ही जाएंगे, क्योंकि उन डिब्बों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई हैं। तो फालतू चीजें पढ़ने की बजाय आप उनको रिवाइज कीजिए बार बार, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि लास्ट डेज एग्जाम के रह जाते हैं, तो मैं तो वही चीजें ही पढ़ता था, क्योंकि हमें पता है कि कंप्लीट सिलेबस तो हमसे पढ़ा ही नहीं जाएगा किसी भी हालत में। तो जो हमारा लास्ट टाइम बच जाता है, जो 5 से 7 दिन बचते हैं, उसमें हमारे को क्या करना है, पुरानी चीजों को ही बार बार रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ल्यूसेंट में वो जो डिब्बे बने होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट में बिल्कुल जो विविध दिया होता है, मिसलिनियस दिया होता है, उसमें जो आपके टॉपिक है आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे उसमें डांस वगैरह सभी चीजें आ जाती हैं, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप ये नहीं पढ़ रहे, तो आपने खुद के अगर नोट्स बनाए हैं, तो उन नोट्स को आप, जैसे जो आपकी चीजें अंडरलाइन की हुई हैं, आप उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, GS का पार्ट हमने कवर कर लिया। हमने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है जो ज्यादा लंबी वीडियो देखें। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका इंग्लिश पार्ट आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कीजिए कि जो आपके वोकैब है ना, जो आपकी वोकैब, जो आपने जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आप जो आपको वर्ड नहीं आते वो आप एक नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपने लिखे हुए हैं तो वो रिवाइज कीजिए। नहीं तो हम जब पढ़ते हैं, जो हमें अच्छा वर्ड लगता है हम उनको मार्क कर लेते हैं। तो इस टाइम आप क्या कीजिए, 5 से 7 दिन जब कोई भी एग्जाम में बचते हैं तो आप उनको रिवाइज कीजिए। ठीक है, जो आपकी वोकैबलरी आपने अंडरलाइन वगैरह कर रखी है, आप उन चीजों को रिवाइज कीजिए। वोकैब पे ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है इंग्लिश में।
तो आपके वन वर्ड हो गए, ईडियम फ्रेजेज हो गए और वोकैब का जो भी पार्ट है जो आपने मार्क कर रखे हैं, आप उनको 5 से 7 दिन रिवाइज कीजिए। क्योंकि दोस्तों जो हमने पढ़ रखा है अगर उसमें से हमारे से कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए जितना हमने पढ़ रखा है, देखिए आपको नहीं पता कि सिलेबस क्या है, ना मेरे को पता है, पर मैं इतना तो भरोसा रखना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें मिलेगा, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करें ना, नया पढ़ने की बजाय। तो इंग्लिश का पार्ट हो गया। और उसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो आपने जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उसमें से आपने क्या मार्क एंड रिव्यू क्वेश्चंस कर रखे होंगे मैथ को, इंग्लिश के और जीएस के। तो आप मॉक देने की, नए मॉक देने की बजाय जो आपके पिछले मॉक दिए हुए हैं आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जितने डेज आपके पास एग्जाम में बचे हैं तो उनको आप रिवाइज करेंगे, क्या पता आपको उनमें से ही 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएं, क्योंकि रिवाइज करना हर चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप उनको क्या है बार बार रिवाइज कीजिए, उससे क्या है आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। तो जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, चाहे आपके मैथ के मार्क एंड रिव्यू के या आपने किसी नोटबुक पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं मॉक टेस्ट के, तो वो आप क्या है रिवाइज कीजिए बार बार। मतलब मैं आपको पूरी वीडियो में यही बताऊंगा कि आप रिवाइज कीजिए, और क्या चीजें आपको रिवाइज करनी है मैं आपको थोड़ा सा वो बताने वाला हूं। और अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ के क्या है, आप जैसे इंपॉर्टेंट जैसे चीजें होती हैं कि CISI में हमने देख लिया कि ये हमें चीजें ध्यान रखनी है, जैसे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हमने जो मार्क करके रखे हैं वो हमने देख लिया, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर तो आपसे होने वाला है नहीं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने मार्क कर रखी है ना चीजें कि ये इन चीजों में हमें प्रॉब्लम आई थी, और जो आपका टॉपिक थोड़ा वीक है, जैसे आपका मान लीजिए नंबर सिस्टम या ज्योमेट्री या कुछ इसी तरह के जो आपके टॉपिक वीक है, तो आप उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और जो आपके अच्छे टॉपिक हैं उनको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो और रीजनिंग का कोई इतना बड़ा खास मतलब कि है नहीं, क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारी रीजनिंग है जो कि रिवाइज हो जाती है, बार बार अब रीजनिंग रिवाइज हो जाती है। जैसे हम मॉक टेस्ट दिया उसमें हम मतलब अलग से तो हम रीजनिंग में कुछ पढ़ते भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा उसमें कोई पैनिक होने वाली बात भी नहीं है। और मैथ में मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी चीजें मार्क कर रखी है ना आप उनको रिवाइज कीजिए। आप नया चैप्टर या कंप्लीट चैप्टर करने की बजाय, या आपको कोई टॉपिक छूट चुका है अभी तक आपने दूसरी बार या तीसरी बार रिवाइज नहीं किया है, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा कि जो आपका मॉक टेस्ट दिए हुए हैं ना, मॉक टेस्ट में जो आपके नए मॉक टेस्ट देने आप चाहे बंद कर दीजिए अभी 5-7 दिन में, कोई जब आपका एग्जाम होगा, क्योंकि अभी क्या अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो मार्क्स कम आएंगे, तो उससे क्या है हमारा मतलब कि कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होने के चांसेस रहते हैं। कई बार क्या है हार्ड है पेपर डाल देते हैं मॉक वाले, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस डाउन होने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो आपके अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट है ना उनको आप रिवाइज कीजिए, या आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं आप उनके जो आपके मार्क लगा रखे हैं क्वेश्चंस आप उनको रिवाइज कीजिए। कुछ जैसे फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशंस के और अदर चीज़ों के, उनको आप रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों इस टाइम आपका जो रिवाइज करना है ना वही आपके लिए बेस्ट पार्ट है। अगर आपको कोई किसी ने बता दिया कि यार ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है और आपने सोचा कि यार ये मैं पढ़ूं खुद का पिछला रिवाइज करने की बजाय, तो ये आपके लिए बिल्कुल नुकसानदायक है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा, क्या चीज़ डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब कि वाइड लेवल का इसका मतलब बहुत ही इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो छोटा सिलेबस नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसमें से कुछ भी निकाल के दे सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो इसलिए जो हमने पढ़ा हुआ है हमें उस पर भरोसा रखने पड़ेगा कि इसमें से हमारे को क्वेश्चंस मिल जाएंगे या इस तरह के क्वेश्चंस हमारे को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही है कि आपको रिवाइज करनी है चीजें, और मॉक टेस्ट देना आपकी मर्जी है। एक आधा अगर अभी दें, अगर 5-7 दिन एग्जाम में पड़े तो एक आधा और दे दें, नहीं तो कोई इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं। आपके पिछली चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अगर आपको और भी कोई डाउट है कंप्लीट स्ट्रेटेजी की, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं वीडियो डालूंगा, तो अभी ये वीडियो जरूरी थी इसलिए मेरे पास मतलब कि इसके लिए मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने सोचा कि ये सबसे पहले आपको वीडियो दे दी जाए। और आपको क्या है दोस्तों कि अगर कोई डाउट है, अभी आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।